बड़ी खबर यह है कि रोजाना औसतन 824 रूसी सैनिकों की मौत हो रही है। अब वॉर में फरवरी में ही रूस ने सबसे ज्यादा सैनिक खो दिए हैं। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूक्रेन के हवाले से ये आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर इन आंकड़ों को लेकर एक जानकारी आपके सामने जरूर होगी, लेकिन ये रिपोर्ट क्या वाकई अब रूस की चिंता बढ़ाते जा रहे हैं? युद्ध को 1 साल तक खींचने में तो रूस कामयाब रहा है, लेकिन अब बड़ी चिंता उसकी अपने सैनिकों को लेकर है। और अपने सैनिकों की कमी की वजह से ही क्या आने वाले दिन में रशिया की रणनीति भी अब बदलने वाली है? क्योंकि क्या पुतिन पर अब और ज्यादा संकट मंडरा रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो दावे ये कर रही है कि रूस को सैनिकों की मौत की वजह से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और उस ग्राउंड रियलिटी को दिखाती इस रिपोर्ट में आखिर है क्या? देखिए, यूक्रेन की आंकड़ों के हवाले से ब्रिटेन ने रूसी सैनिकों की मौत को लेकर बड़े दावे किए हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि युद्ध की भेंट अब 824 रूसी सैनिक हर रोज चढ़ रहे हैं, जहां फरवरी में अब तक करीब 9000 रूसी सैनिक जान गंवा चुके हैं। रोजाना एवरेज के तौर पर औसतन देखिए 824 रशियन सैनिक वॉर जोन में अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि 24 फरवरी की तारीख को देखते हुए रूस आक्रामक जरूर हो रहा है, लेकिन ये आंकड़े उसकी चिंता जरूर बढ़ाएंगे। वहीं पूर्वी यूक्रेन में बड़े हमले की जल्दबाजी में ही सैनिकों को रूस अब खोता जा रहा है, और यूक्रेनी सैनिक उतनी ही सख्ती से क्योंकि रूस को जवाब दे रहे हैं, इसलिए ये दावे अब कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि जून जुलाई में औसतन 172 रूसी सैनिक मारे जा रहे थे रोजाना। यूक्रेन वॉर में अब तक युद्ध में 1,37,780 रशियन सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। और ये ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रिपोर्ट किस लिहाज से पुतिन की अब आने वाले वक्त में चिंता बढ़ाती जा रही है, और क्या ये एक सबसे बड़ी वजह है कि पुतिन अब युद्ध में अपनी रणनीति भी बदलने को हो चुके हैं मजबूर? रविंदर सर, ये आंकड़े जाहिर सी बात है पुतिन को अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन क्या ये एक कड़वी हकीकत है जिसे रूस भी अभी तक खुद स्वीकार नहीं कर रहा? जी हाँ, बिल्कुल। 2-3 क्विक चीजें आप देखिए। पिछले साल भर से रशिया की जो इंटरनल इंटेलिजेंस खबरें आ रही हैं, ज्यादातर वो ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आ रही है, उनके इंटेलिजेंस से। आप देखिएगा बीच बीच में आती है। अब कितनी एक्यूरेट है कोई नहीं कह सकता। ओके, रशिया कितने मरे ये कह रहे हैं, यूक्रेन के कितने मरे वो अपने को पता नहीं है, राइट? बट यस, बॉटम लाइन ये दिखता है कि रशिया को नुकसान हो रहा है हेवी सोल्जर्स का। बाय द वे, वैगनर ग्रुप जो बीच में खबरें थी वो प्रिजनर्स को लेकर आ रहा था, राइट, लड़ने को। अभी वैगनर ग्रुप ने कल अनाउंस किया है कि वो प्रिजन से रिक्रूटमेंट नहीं करेगा। तो कुछ ना कुछ खेल डेफिनेटली। तो सर, वैगनर ग्रुप के हेड ने भी बोला है कि वॉर अभी 2-3 साल तक चलेगी। ये वॉर तो 20-30 साल तक चलेगी। मतलब वो लॉसेस को भी तो काउंट करेंगे 2-3 सालों के। यस सर, ये वॉर 20-30 साल चलेगी, रुकेगी, थम जाएगी, सीरिया बन जाएगा, चलेगी, लेबनान बन जाएगा, चलेगी। ये रहेगा अगले 20-30 साल। निश्चित तौर पर ये अपने आप में रूस के लिए चिंता की बात है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने दे दी है इस बीच बहुत बड़ी धमकी। जल्दी ओडेसा, खार्किव और कीव पर होगा कब्जा। कीव के बाद पोलैंड पर होगी हमारी नजर, ये कहते नजर आए रमजान कादिरोव का नाटो को परेशान कर देने वाला ये बड़ा बयान सामने आया है। तो लगातार देखिए, वैगनर ग्रुप हो या फिर चेचन फाइटर्स कैसे रूस के सपोर्ट में इस लड़ाई को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, और एक बड़ा रोल अदा करते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ इस बड़ी जंग में। लेकिन जो वैगनर ग्रुप के चीफ हैं वो ये कहते हैं कि 2-3 साल ये जंग और चलेगी। उधर चेचन फाइटर्स के जो सिपा सलार हैं रमजान कादिरोव, वो नाटो को परेशान कर देने वाला बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे कीव के बाद अगला निशाना तो पोलैंड है। आइए अब मैप के जरिए समझते हैं कि चेचन कमांडर कादिरोव का पूरा प्लान है क्या, और इसके नतीजे कितने घातक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। खास बात देखिए, खार्किव, ओडेसा और कीव पर कब्जे के बाद यूक्रेन के पास कुछ नहीं बचेगा, यह कहा गया है रमजान कादिरोव की तरफ से। यूक्रेन पर मजबूत कंट्रोल के बाद सीमा पर मौजूद पोलैंड को टारगेट करना आसान होगा, यह कहा जा रहा है। लेकिन पोलैंड ही क्यों? यूक्रेन के बाद पोलैंड से ही रूस की सबसे ज्यादा दुश्मनी है, और इसलिए खास तौर पर पोलैंड का नाम लिया जा रहा है। क्या यूक्रेन में इतना बड़े रूसी कब्जे तक पश्चिम और ज्यादा एक्टिवेट नहीं होगा? यह बड़ा सवाल भी जहन में आता है रमजान कादिरोव की इस धमकी के बाद। लेकिन रमजान कादिरोव कहते हैं कि कीव, खार्किव और ओडेसा पर कब्जा किया जाएगा, और उसके बाद सीधे कहां पहुंचेंगे? सीधे पोलैंड पहुंचने की बात कर रहे हैं। पोलैंड का नाम लेते हुए रमजान कादिरोव नजर आ रहे हैं। सिन्हा साहब, क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, और
यहां तो अब बात यूक्रेन की हदों से निकलते हुए पोलैंड तक पहुंचती हुई नजर आ रही। ये स्ट्रेटजी बहुत मुझे साफ नज़र आ रहा है कि रूस अमेरिका दोनों चाहते हैं कि शांति हो। शांति के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पे वो अपनी शर्तें मनवा सकता है जो एडवांटेज पोजीशन पे है। तो रूस चाह रहा है कि 20-25 दिन में जो वॉर का जो तराजू है वो उसके फेवर में जाए। सर ज़ेलेंस्की मानेंगे? जेलेंस्की एक तो खिलौना है, वो तो मुखौटा है। जो अमेरिका कहेगा, अमेरिका अपना सपोर्ट विड्रॉ कर ले। अमेरिका ने तो पहले भी कहा था बातचीत के लिए राजी हूं। लेकिन देखो, वो कहनी और करनी में बहुत फर्क है। अमेरिका कहता कुछ है, पीछे से करता कुछ है। अमेरिका यदि अभी $45 बिलियन का सपोर्ट प्रॉमिस किया, हाँ, तो फिर क्यों दे रहा है मिड रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कथनी करनी में फर्क है। यानी जो आप बोलते हैं, जो बयान देते हैं, और एक तरफ अमेरिका ये भी बोलता है कि भारत की तरफ देखता है कि भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो। बात अलग है, भारत लगातार इस बात को रख रहा है कि शांति के साथ होना चाहिए सब कुछ हल, लेकिन फिर भी अमेरिका जो करता है उससे और सावी कार्रवाई होती है। एक बड़ी खबर है सर, इसका हम रुख कर रहे हैं। रूस के सरकारी टीवी होस्ट का सनसनीखेज तर्क सामने आया है। व्लादिमीर सोलोयोव ने ब्रिटिश संसद पर हमले का सुझाव दे डाला। पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं व्लादिमीर सोलोयोव, और ये देखिए बोल क्या रहे हैं। व्लादिमीर सोलोयोव ये बोल रहे हैं कि ब्रिटिश संसद पर हमला कर देना चाहिए, और आपको जहां तक याद होगा, देखिए नाजियों से निपटने का सिर्फ यही रास्ता है। व्लादिमीर सोलोयोव एक ब्रिटिश प्रोग्राम में, बाकायदा माफ कीजिएगा, रूस के सरकारी टीवी पर जो होस्ट हैं व्लादिमीर सोलोयोव, उनकी तरफ से यह बोला गया, इस बात का दावा किया गया कि ब्रिटिश संसद पर हमला कर देना चाहिए। और आप देख भी रहे हैं कि चाहे बोरिस जॉनसन हो या फिर मौजूदा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, किस तरह से एक मजबूती के साथ सभी खड़े हुए हैं ये यूक्रेन के साथ। अब आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि खास बात क्या है। ये जो दावा है, टीवी होस्ट है रूस के व्लादिमीर सोलोयोव, पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। सोलोयोव के बयान की एक लाइन हैरान करने वाली है। वो लाइन क्या है, ये आप देखिए बिग वॉल पर आपके सामने। पश्चिमी देश रूस के अंदर तक हमले के लिए हथियार दे रहे हैं। पुतिन के करीबी टीवी होस्ट व्लादिमीर सोलोयोव का यह बयान है। पश्चिमी देश ये कहते हैं कि क्रीमिया रूस का हिस्सा नहीं है। क्या वो तय करेंगे कि रूस क्या है और कहां तक है? ये जो बयान है ये सोलोयोव का है। हम भी कहेंगे कि कोई इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी नहीं है ये प्लेटफॉर्म है। ये रूस के टीवी के जो होस्ट है उनकी तरफ से कहा गया, ये सिर्फ रूस से नफरत की बुनियाद पर खड़ा नाजियों का गठजोड़ है, जिसका जिक्र हमले से पहले भी किया गया था पुतिन की तरफ से। इन हालात में उन्हें बताना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। यानी बेहद उकसाने वाला बयान रूसी टीवी के होस्ट की तरफ से, व्लादिमीर सोलोयोव की तरफ से दिया गया। अब मैं जानना चाहूंगा श्याम सर, मेरा सवाल आपसे है, ये भले ही रूसी टीवी के होस्ट हैं व्लादिमीर सोलोयोव, लेकिन बड़ी बात यह है कि पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं और ब्रिटिश संसद पर हमले की बात बोलते नजर आ रहे हैं। क्या ये इस तरफ इशारा कर रहा है साफ कि पुतिन किस कदर भड़के हुए हैं ब्रिटेन से, उसकी मदद से? वॉर वेजिंग मशीन्स में दो तरह की चीजें होती हैं, हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स। तो जो हार्डवेयर तो हम सब जान रहे हैं, टैंक तो, फाइटिंग एयरक्राफ्ट मशीन जो जेलेंस्की बार बार मांग रहे हैं और विजिबली हम सब देख रहे हैं। सॉफ्ट स्किल की जो बात कर रहे हैं तो ये इंटेलिजेंस गैदरिंग जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पाइपलाइन का ब्लास्ट हो नॉर्थ स्टार में, या फिर वो सेबस्टोपोल में वॉरशिप पे अटैक हो, या क्रीमिया का ब्रिज पे अटैक हो, इन सब में ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसीज का रोल कहीं ना कहीं दिखाया गया है। और इस कारण से जब ब्रिटिश, और खास करके मीडिया में भी इस तरह की कुछ चीजें प्लांट की जा रही हैं क्या, कि जिससे असर पड़े स्ट्रेटजीज पर आने वाले वक्त। इस हिसाब से अभी इस प्लेस पे ये मीडिया में ये कहना एक प्रोपेगेंडा का एक निशाना है। अभी देखिए बाइडेन आने वाले हैं पोलैंड, तो पोलैंड पे नजर है कार्दोव की, वो कह रहे हैं कि पोलैंड तक अटैक करेंगे। तो जब कोई डिप्लोमेटिक इंडेवर्स होते हैं और वॉर वेजिंग मशीन्स भी उसके साथ साथ जोड़ के डिप्लोमेटिक, इनफैक्ट जो सारे अटैक्स हो रहे हैं बागपुत पे या खार्किव पे भी अटैक हुए हैं, उस एरिया में भी 800 किलोमीटर तक अब अटैक हो रही है, नॉर्थ में भी साउथ में। ये सब इसलिए है कि आपने रशिया को गुस्सा दिलाया, तो जैसे कोई रिएक्शंस होती है उसका कोई मीडिया में रिपोर्ट आता है। बिल्कुल सही बात है। बाखमुट के उत्तरी इलाके में वैगनर फोर्स के कब्जे का दावा, रणनीतिक लिहाज से अहम क्रेसना होरा पर हमारा कब्जा, वैगनर चीफ ने कहा। यूक्रेन ने भी किया बाखमुट के कंट्रोल में होने का दावा।
बाखमुट में रूस यूक्रेन जंग में माना जा रहा है, सबसे बाखमुट को अहम माना जा रहा है, लेकिन दोनों तरफ से कंट्रोल का दावा किया जा रहा है। खासकर वैगनर ग्रुप ने यहां पर रूस की तरफ से एक जबरदस्त एक्शन दिखाया है पिछले कुछ हफ्तों में, और अब वो दावा कर रहा है कि उत्तरी इलाके में वैगनर फोर्स का पूरा कंट्रोल है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन की सेना भी कह रही है कि बाखमुट में उनके पांव भी अभी मजबूत हैं। और आइए समझते हैं, जानते हैं कि बाखमुट को लेकर जो दावे हैं वो क्या है और इस वक्त वहां की सिचुएशन क्या है, वहां के हालात क्या है। तो बाखमुट पर है किसका कंट्रोल, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। बाखमुट में अब तक की सबसे खूनी जंग चल रही है और बहुत ही कह सकते हैं आमने सामने की भी लड़ाई जो है वो भी बहुत ही खतरनाक लेवल पे जा चुकी है, क्योंकि वैगनर ग्रुप को हम सभी जानते हैं वो कोई आर्मी नहीं है, बल्कि अगर कहा जाए किराए की सेना है। कई महीनों से रूस और यूक्रेन के सैनिक यहां पर आपस में लड़ रहे हैं। दोनों ही देश बाखमुट पर पकड़ का दावा करते हैं। दोनों का कहना है कि हमारा कंट्रोल बाखमुट पे है। वैगनर चीफ ने एक दिन पहले माना था कि बाखमुट में चुनौती कड़ी है, काफी स्ट्रगल है, लेकिन अब येवगेनी जो है वो कह रहे हैं कि बाखमुट में बड़ी बढ़त हमें मिल चुकी है। उनका कहना है कि काफी कंट्रोल है हमारा, खासकर नॉर्थ एरिया में। वैगनर चीफ ने क्रेस्ना होरा इलाके पर कब्जे की बात कही है, वहां भी दावा किया है। और इधर यूक्रेनी सैन्य कमांडर ने भी कहा है कि बाखमुट पर उसका कंट्रोल है, यूक्रेन का नियंत्रण है। तो दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि यहां हमारा नियंत्रण है, और इसी से समझ में आता है कि बाखमुट अपने आप में दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। शहनाज सर, ये जो दावे हैं खासकर रूस की तरफ से, वैगनर ग्रुप के चीफ की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि हमारा नियंत्रण है खासकर नॉर्थ बाखमुट पे, ये आपको दावा कितना सही लगता है, तब जबकि बाखमुट की लड़ाई खत्म नहीं है, कंक्लूड नहीं हुई है, यूक्रेन भी पैरेलल बिल्कुल अपना दावा कर रहा है? देखो, मुझे लगता है कि फॉग ऑफ वॉर में जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वो सबसे बड़ा विक्टिम होता है, क्योंकि ग्राउंड जीरो से कोई यथार्थ बताता नहीं है और सब अपनी अपनी परसेप्शन वॉर लड़ते हैं, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर करते रहते हैं। तो कितना सच है इसको तो बड़ा प्रोपेगेंडा के बीच वो स्ट्रैटेजीज भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जहां रविंदर सर आपके पास वापस आती हूँ सेना सर, बेलारूस विजिट करना और अब जो बाइडेन का पोलैंड विजिट करना, ये बॉर्डर एरियाज जिस तरीके से यहाँ पर खास तौर पर स्ट्रैटेजिकल मूव नजर आ रहे हैं, ये तो पहले से ही प्लान था, एग्जीक्यूट अब हो रहा है ना, क्योंकि स्नो को खत्म होने में जिस लिहाज से ये पिछले 2 महीने क्रूशियल थे, ये अंदाजा पहले से था कि आने वाले वक्त में 1 साल होते ही स्ट्रैटेजीज बदलेंगी और वो अब ग्राउंड पर नजर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मैं 2 क्विक पॉइंट्स कहूंगा। मेरे विचार से पुतिन रशियन आर्मी के लिए केवल एक ही रास्ता अपने को बचाने का आज की तारीख में, वो है नॉर्थ यूक्रेन बेलारूस के द्वारा वेस्टर्न यूक्रेन को पूरा कारपेट बॉम्ब कर दे, ताकि नेटो सप्लाईज ना आए। जितनी सप्लाईज आती गई ये तो लड़ते रहेंगे यहाँ पे, दैट्स वन। सेकेंडली, ये जो भी बाखमुट इसकी बात हो रही है ना, देखिए वागनर ग्रुप की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले याद है सोलेदार, सारी लड़ाइयां चल रही थी, किसने जीता? वागनर ने। अब बाखमुट किसने जीता? वागनर ने। रशिया के अंदर पॉलिटिक्स में एक चीज और हो रही है, पुतिन को यह भी कहा जा रहा है कि ये बड़ा स्ट्रांगली लड़ नहीं रहा है। वागनर ग्रुप को देखो कितने इफेक्टिव है। तो आगे जाने वाले वक्त में जब ये अटकलें लगाई जा रही हैं रशिया के अंदर बदलाव की, कू की, तो जंग इसको हटा करके ऐसे आ जाएंगे जो भी कह रहे हैं। सर, बट ये वैगनर ग्रुप पर भरोसा भी तो पुतिन की मजबूरी हो गई, जहां अपने खुद के सैनिक मनोबल टूट चुका है, सरेंडर कर चुके हैं। ये फैक्ट्स और ये दावे तो यूक्रेन पहले ही कर चुका है। डेफिनेटली यस। तो इसमें रशिया का बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर रहा है पूरी वॉर। इनको अपनी मिलिट्री एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज नहीं पता थी। बट यस, वैगनर ग्रुप अपनी पोजीशन बना रहा है, उसकी कंपटीशन टसल भी चल रही है डिफेंस मिनिस्टर के साथ, शोल्डो के साथ। आपने खुद कई बार रिपोर्ट किया है। तो बड़ी अजीब डायनामिक्स आ सकती हैं रशिया के अंदर। बिल्कुल। और क्या ये जो डायनामिक्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये पुतिन के लिए बड़ा चैलेंज पोज करता हुआ नजर आएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सैनिकों पर रूस ने किया है मिसाइल से बड़ा हमला। जंग के मैदान से आई है खतरनाक तस्वीर, मिसाइल अटैक में बाल बाल बचा यूक्रेनी सैनिक। आप ये देखिए तस्वीरें, भाग कर कैसे इसने अपनी जान बचाई है। Нахуй не нужно. Нахуй не нужно. Нахуй не нужно. Нахуй не нужно. Нахуй не нужно.
श्याम सर, ये जो तस्वीर है ये लगातार हम देख तो रहे हैं, लेकिन आप क्या बताएंगे, क्योंकि देखिए ये इस बात की तरफ भी इशारा करती है महज 10 दिन, वो आखिरी 10 दिन है और 24 तारीख को लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो युद्ध है ये अपने सबसे क्रूशियल फेज में एंटर कर सकता है। उसके पहले इन तमाम तस्वीरों को सामने आना, कैसा आप इसे डिस्क्राइब करेंगे? 3 बातें मैं कहना चाहूंगा जल्दी से। पहला तो ये कि अभी फिलहाल दोनों तरफ से बड़ी सतर्कता के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। ये छिटपुट तस्वीरें हैं। वैसे 100 कॉम्बैट जोन्स, 100 कॉम्बैट्स पर डे हो रही हैं। 800 से 837 लोग मर रहे हैं। ये भी वेरीफाइड नहीं है, लेकिन डेथ ज्यादा हो रही है चूंकि वहां के जो मेन लीडर्स हैं वो मर चुके हैं, उनके काफी डेथ्स हो गई हैं। जूनियर कमांडर्स को जो अनट्रेंड जो जिनकी मैन पावर है उनकी डेथ हो रही है, चूंकि उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। पर ये जो 24 घंटे मिसाइल अटैक है वो आज नहीं हो रही, छिटपुट ये अटैक्स हो रही हैं। आउट ऑफ 71, 41 मिसाइल अटैक हैज बीन नलिफाइड बाय यूक्रेन, ये कह रहे हैं। लेकिन इसका कहने का मतलब यह है कि बड़ी हिसाब से रशिया अपने को एक बड़े ऑफेंसिव के लिए रीग्रुपिंग कर रहा है। ब्रिटिश की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि नए टैंक्स, नए हथियार, नए तरह के अटैक, नई तरह की स्ट्रेटजी देखी जा रही है। और अब उनकी जो है नॉर्थ में भी खार्किव की तरफ भी उन्होंने यानी जो प्लान है वो पुतिन का बहुत एग्रेसिव नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच धमकियां भी मिल रही हैं, क्योंकि यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा ने अब बड़ी धमकी के तहत क्या कहा है, अगली बड़ी खबर, जहां कुलेबा ने 24 फरवरी को बड़े हमले की धमकी दी है और यूक्रेनी मंत्री ने कहा ऐसा होगा जिसे युद्ध भी अब रूस भी याद रखेगा। हालांकि यहां पर रूस जिस तरीके से रणनीति के तहत बार बार 24 फरवरी का जिक्र कर रहा है, जाहिर सी बात है युद्ध के 1 साल के बाद सभी मजबूर हो चुके हैं इस बैटल फील्ड में अपनी रणनीति बदलने के लिए। लेकिन यूक्रेन जो 24 फरवरी से पहले बार बार अपनी युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड रख रहा है, वो उसी लिहाज से बहुत जरूरी हो जाती है, जहां यूक्रेन फौरी तौर पर अभी कब्जे की इस जंग में वापस उन इलाकों को हासिल करना चाहता है जहां पर रूस अभी तक कामयाब रहा है। लेकिन 24 फरवरी को लेकर दोनों ही खेमे जिस तरीके से एक के बाद एक धमाके कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर अब यह समझना जरूरी है कि दोनों देश वॉर के 1 साल पूरे होने पर आखिर किस तैयारी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने रूस के प्लान के साथ साथ यूक्रेन की रणनीति भी है। हमले की सालगिरह भीषण अटैक से मना सकता है रूस, ये दावे बार बार किए जा चुके हैं, लेकिन ना भूलने वाले जवाब देने का दावा यूक्रेन भी कर रहा है और उसमें यूक्रेन साफ तौर पर यह कह चुका है कि पश्चिम से मिल रहे हथियार उसकी रणनीति बदलने वाले हैं। इस बीच रूस का यह प्लान है कि यूक्रेन के नए शहरों पर हमले की तैयारी की जा सके, उस लिहाज से ये डिप्लॉयमेंट्स किए जा रहे हैं बॉर्डर एरियाज पर। लेकिन यूक्रेन की रणनीति है पश्चिमी मदद से काउंटर अटैक और ज्यादा तेज किया जा सके, रिकैप्चरिंग के तहत ये काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि रूस का यह प्लान है कुछ सहयोगियों को वॉर में सीधे अब शामिल करना वो चाहेगा, क्योंकि जिस लिहाज से यूक्रेन को मदद मिल रही है, ये वार्निंग रशिया पहले भी बार बार देता आ रहा है, पश्चिम का समर्थन और ज्यादा अगर मजबूत होता है तो रशिया की उस पर नजर जरूर है। लेकिन इसी पश्चिमी एकजुटता को तोड़ने की पुतिन बार बार कोशिश करते आ रहे हैं और उसी के तहत बयान भी दे रहे हैं और यूक्रेन उसी पश्चिम के समर्थन के जरिए और ज्यादा मजबूत होते हुए रशिया का कर रहा है मुकाबला। हालांकि रूस ज्यादा घातक हथियार बाहर निकाल सकता है, उसने अपने रिजर्व वेपन्स का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है, लेकिन रूस को कई स्तर पर अब घेरने का ऐलान यूक्रेन बार बार कर रहा है, क्योंकि वो रशिया की इस रणनीति से वाकिफ है। रविंदर सर, स्ट्रैटेजी के लिहाज से दोनों तैयारी कर चुके हैं। मेरा एक बार फिर से सवाल यही है, हम बात कर रहे थे बर्फबारी में हो रही बमबारी की अभी तक, लेकिन आने वाला वक्त जहां स्प्रिंग के लिहाज से बड़े बयान पहले ही दिए गए थे, अब तो सिर्फ एग्जीक्यूशन हो रहा है ना सर, कैप्चरिंग के लिए, कब्जा करने के लिए, गवर्न करने के लिए। और डेफिनेटली सो हो रहा है। देखिए दोनों तरफ से जो हो रहा है, रशिया अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहा है और ऑफेंस माउंट करने का सोचा है। यहाँ यूक्रेन अपने हाइमार्स या रॉकेट्स या ड्रोन से जितना हो सके परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जल्दी वेट कर रहा है। वो पेट्रियट मिसाइल सबसे पहले अभी जल्दी आने वाला है, बाय द वे ट्रेनिंग चल रही है अमेरिका में उसकी एक सिस्टम की, राइट। पेट्रियट आए एयर डिफेंस के लिए, एज वेल एज अब यूक्रेन जल्दी वेट कर रहा है टैंक्स की, ताकि वो टैंक्स के जरिए डोनबास में अपना करे। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, फाइटर जेट्स मांग रहे हैं, रशिया के फाइटर जेट्स अभी तक यूक्रेन की स्काई पे तो दिखे नहीं है शायद हमें, तो यूक्रेन फाइटर जेट लेके क्या करेगा? यूक्रेन को तो मांगने चाहिए बॉम्बर। भाई डोनेस्क जो यूक्रेन अपना हिस्सा कहता है, वहां पे अपना हवाई जहाज लगा के वहां पे बॉम्ब कर रहा है रशियंस के ऊपर, तो इनको तो बॉम्बर मांगने चाहिए, ये फाइटर क्यों मांग रहे हैं? मे बी आवर एस्टीम्ड अदर कोलीग्स कैन एक्सप्लेन। जी ना सर, कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये फाइटर जेट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि लगता है कि उसको डर है कि रूस अब हो सकता है अपना एयर पावर एक्टिवेट करे, एयर पावर इस्तेमाल करे, फाइटर डेमोन्स्ट्रेट तो कर रहा है।
कर रहा है, लेकिन जिस संख्या में उसको फाइटर जेट अपना डिप्लॉय करना चाहिए था आज तक नहीं किया है। Exactly. मुझे नहीं समझ में आता है कि पिछले दो तीन महीने ही बैटल में हम लोग को सिखाया जाता है कि पहला आप जो है वो एयर पावर इस्तेमाल करो और आकाश में शक्तिशाली हो जाओ। जब दुश्मन का फाइटर जेट दिखाई नहीं पड़ेगा तो अपने फाइटर जेट जाके या अपने बॉम्बर जाके उसके टैंक्स को, दुश्मन के टैंक्स को, ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Right. ये रूस ने क्यों नहीं किया मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अपना एयर पावर ठीक है, क्यों नहीं। इस पे हम श्याम सर से ले लेंगे एक रिएक्शन। और देखिए, जंग के मैदान में यूक्रेन की विध्वंसक तैयारी। यूक्रेन ने किया कैमिकाज़ी ड्रोन का सफल टेस्ट। यूक्रेनी सेना ने आत्मघाती ड्रोन को किया लॉन्च, टारगेट को चुन चुनकर मारने में सफल है। ये देखिए तस्वीर। कैप्टन श्याम, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस पे एक प्रश्न और साथ में उसका भी मैं चाहूंगा कि जो सिन्हा सर क्वेश्चन उठा रहे थे उस पे भी आप बताइए कि आखिर एयर पावर को डिप्लॉय न करने के पीछे बड़ी वजह क्या है। एक तो ये कि जो गिवन रिसोर्सेज हैं उसका यूक्रेन ने बहुत ही अच्छा एक सुपर पावर के खिलाफ इस्तेमाल किया है। क्या इस बात से आप डिसएग्री करेंगे, अग्री करेंगे? देखिए, जो यूक्रेन की जो एयर पावर कैपेसिटी थी वो अब एग्जॉस्ट हो गई। पहले 4 महीने में आपने देखा होगा जब हमने ऑल आउट, जब कीव पे अटैक हुई थी और टैंक सब तोप्स के लगातार लाइन लग गए थे 20-25 किलोमीटर तक, और जब हम चाहते थे कि कीव को अपना लें, तब ये हमारे सबसे पहले उन्होंने स्कॉर्च अर्थ करने के हिसाब से, वो सॉफ्टनिंग द टारगेट कहते हैं जिसको, उस हिसाब से उन्होंने एयर पावर को यूज किया था, जिसका जवाब भी एयर पावर से यूक्रेन ने दिया था। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि उनकी एयर कैपेसिटी पूरी की पूरी एग्जॉस्ट हो गई है। और एयर सुपरियॉरिटी के रूप में उस दिन आपने देखा होगा ना, जो वैगनर ग्रुप के जो चीफ थे वो हवा में कह रहे थे आओ लड़ो हमसे, हम देखते हैं, खिल्ली उड़ा रहे थे। मैंने कहा था कि खिल्ली उड़ा रहे थे। जेलेंस्की ने पार्लियामेंट में क्या कहा 4 दिन पहले जाके, उन्होंने कहा कि योर किंग, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि योर किंग इज ए एयरफोर्स पायलट, my every air force pilot is a king. I am in anticipation, I am giving you thanks, please give us aeroplane apart from tank. तो ये उनके पास है ही नहीं। और 300 टैंक चाहिए, 237 प्लेस कर चुके हैं, उसमें से जस्ट 2 स्क्वाड्रन या 3 स्क्वाड्रन आई है। सीधा सवाल, बिना एयर पावर का इस्तेमाल किए यूक्रेन पर कब्जा मुमकिन होगा क्या? और अब तो यूक्रेन की छोड़िए, पोलैंड तक की बात की जा रही है। मेरी दूसरे पॉइंट है कि देखिए, बिना, जब प्रॉपर फुल स्केलेटेड वॉर होगी, जब पूरा अटैक होगा चारों फ्लैंक से इंक्लूडिंग बेलारूस, तब एयर सुपरियॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। उसी का डेमोन्स्ट्रेशन मॉस्को के ऊपर Su-57S के जरिए दिखाया, जो शुरुआत में हमने तस्वीरें दिखाई है। 100% हम एग्री करते हैं, इसकी तो आगे की वॉर की रेडीनेस है वो। लेकिन ड्रोन और मिसाइल से अटैक हो रही है, आर्टिलरी से अटैक हो रही है। एक चीज की, जब पिछले साल शुरुआत में हमने देखा था कि एयरफोर्स को यूज किया गया था, रशियन फाइटर जेट्स हवा में दिखे थे, कीव तक आए थे, वो डॉग फाइट्स की तस्वीरें भी आई थी, फिर अचानक से विथड्रॉ हुआ और अब हम वो चीज नहीं दिख रहे हैं। ये गैप क्यों नजर? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वही तो मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, पिछले साल भर से रशियन एयरफोर्स गायब है गेम से। फुल फ्लेज वॉर कब होगी? 1000 सोल्जर रोज मरे, फुल फ्लेज वॉर नहीं है। सर कुछ सेकंड, एक छोटा सा पॉइंट और, सेकेंडली, अभी जो बात आप कह रहे हैं स्प्रिंग ऑफेंसिव, गोइंग बैक टू लास्ट ईयर, रशियन ये जो टैंकों का काफिला आ रहा था क्यों फंस गया, धस गया? क्योंकि सड़क के साइड में मडी गीली हो रखी थी। तो अब स्प्रिंग में फिर से वही करेंगे क्या? सर, बट हकीकत तो ये है ना कि यूक्रेन ने भी तो उलझा दिया था ना रूसी सैनिकों को बहुत ऐसे फ्रंट्स पर, और यही वजह है सर कि जिस इरादे के साथ रूस ने इस युद्ध की शुरुआत की थी, उसे ये अंदाजा नहीं था कि 1 साल हो जाएगा। और बदलते वक्त के साथ साथ रणनीतियों में जिस तरीके से रशिया फेल हुआ है, आज के लिहाज से वो उस रणनीति पर काम करने को मजबूर हो चुका है, जहां पर उसको ये पता है कि यूक्रेन क्षमता के साथ उसका मुकाबला कर रहा है। समीर, बिल्कुल। और देखिए, अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। यूक्रेन के बहाने पुतिन की बड़ी योजना के खुलासे का दावा किया जा रहा है। यूरोप पर कब्जा करने की है पुतिन की योजना। खासतौर से पश्चिमी यूरोप के देश पुतिन के निशाने पर हो सकते हैं। तो ऐसी तमाम अहम खबरें सामने आ रही हैं जो आने वाले वक्त के लिए खौफनाक इरादे जो रशिया के नजर आ रहे हैं, उनको जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं, उन्हें बेनकाब करती हुई नजर आ रही हैं। अब इनमें कितना दम है ये समझने वाली बात होगी, लेकिन खबर तो यही सामने आ रही है कि पूरे यूरोप पर कब्जा करने की मंशा से भी पुतिन काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि खुफिया रिपोर्ट में पुतिन के जिस ऑपरेशन यूरोप के खुलासे का दावा किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पुतिन का ये पूरा प्लान है क्या? ऑपरेशन यूरोप, पश्चिम यूरोप पर नियंत्रण चाहते हैं
पुतिन यानी वेस्टर्न यूरोप पर कंट्रोल के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। इसके लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, यह कहा जा रहा है। 3 दशक बाद भी पुतिन की कसक अभी बरकरार है, गई नहीं है। सोवियत जमाने का रूसी दबदबा चाहते हैं पुतिन, यह बात कही जा रही। इसके अलावा यूरोप में अमेरिकी सैन्य प्रभाव रूस के लिए बड़ा खतरा बन चुका है, यह भी एक चिंता का विषय। शीत युद्ध के बाद रूस अमेरिका के बीच का जो रिश्ता है वो अपने सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है, सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए भी इसके आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दें, ये खुफिया पश्चिमी देशों के जो महकमे हैं उनकी रिपोर्ट है। उनकी रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है पुतिन के इरादों को लेकर। अगर यूरोप को लेकर पुतिन के प्लान की यह रिपोर्ट सही है तो पुतिन का वॉर प्लान अब समझ में आने लगा है। आइए इसे भी आपके सामने डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पुतिन का धर्म संकट है क्या? इस बार ठहर गए तो दोबारा जंग छेड़ना आसान नहीं रह जाएगा, फिर यहां तक आने में भी बहुत वक्त लगेगा। यूक्रेन से पीछे हटे तो नाटो की यूक्रेन में दखल आने वाले वक्त में बढ़ेगी और रूस की सीमा पर सबसे ज्यादा खतरा होगा। यही तो सबब है इस पूरी जंग का। तो क्या यूक्रेन से पीछे हटना अब पुतिन के लिए संभव ही नहीं रहा? यह सबसे बड़ा सवाल जहन में आता है। पुतिन के पास आज की तारीख में ऑप्शंस क्या हैं, विकल्प क्या हैं? पहला विकल्प, यूक्रेन से पीछे हट जाएं और अमेरिका विरोधी देशों के साथ लंबी सैन्य तैयारी करें। यह पहला और मुश्किल विकल्प नजर आता है। दूसरा, यूक्रेन पर कब्जा कर पश्चिम से अपनी शर्तें मनवाएं, लेकिन इसकी कोशिश में तो वो पिछले तकरीबन 1 साल से यह मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तीसरा, न्यूक्लियर हथियारों के दम पर पश्चिम को झुकने पर मजबूर करें। ये 3 बड़े ऑप्शंस, 3 विकल्प इस वक्त नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के सामने। सिन्हा साहब, क्या आपको लगता है इसमें कौन सा ऑप्शन मौजूदा परिस्थितियों को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए आसान नजर आ रहा है पुतिन के लिए? और क्या वाकई इस बात में बड़ा दम है कि पुतिन जितने आगे बढ़ चुके हैं, पांव वापस खींचना अब नामुमकिन सा है? देखिए, तीनों ऑप्शन में मुझे तो चांसेस कम लगते हैं। मेरी जो अपनी सोच है कि मिस्टर पुतिन को चाहिए कि जो 4 क्षेत्र उन्होंने ऑक्यूपाई किया है और 5वां जो है क्रीमिया, उनके लिए जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इसको सुरक्षित करो तो आपका जो गेन है वो तो आप गेन कर ही लिए। आप इसको डोनेट्स्क की बात कीजिए, लुहांस्क की बात कीजिए, जापोरिजिया की बात कीजिए, खरसन की बात कीजिए, वो तो आपके कंट्रोल में है। बाखमुत में भी आप टफ फाइट दे रहे हो। आप यदि 5 क्षेत्रों को और क्रीमिया को सुरक्षित कर लेते हो तो स्ट्रेटेजिकली आपने जीत हासिल कर ली है। अब उसको कैसे बचा के रखना है? लेकिन इसमें सर कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि एक भरे मंच से पुतिन अनाउंस भी करते हैं डोनबास को लेकर, हमें याद होगा, और वो कहते हैं कि ये रूस का एरिया, और फिर भी यूक्रेन वहां अटैक कर रहा है। टेक्निकली यूक्रेन तो रूस के एरियाज पे, रूस के लैंड पे तो हमला कर ही रहा है, और फिर भी पुतिन उसे वॉर तक नहीं कह पा रहे हैं, तो स्पेशल ऑपरेशन ही अभी भी कहे जा रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो खतरा तो दिख रहा है कि भले ही आप कह दें कि हमने इसको जीत लिया है, लेकिन लड़ाई चल रही है, रूसी सैनिक भी मारे जा रहे हैं, वहां टोटल कंट्रोल जैसी कोई चीज दिख नहीं रही। रवि, जब युद्ध छिड़ता है तो ऐसा कुछ नहीं है। लव एंड वॉर में सब कुछ फेयर है, कोई जिनेवा कन्वेंशन कुछ नहीं काम करता, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि खाली शब्दों का प्रयोग करने से कि स्पेशल ऑपरेशन है, लेकिन सिन्हा सर एक बात बताइए, आप जो बोल रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक वहां पर पोजीशन उसको डिक्लेयर कर दे, स्ट्रेटेजिक इलाका डिक्लेयर कर दे रशिया, लेकिन यूक्रेन से ज्यादा तो पश्चिमी फोर्स वहां पर शांत नहीं बैठेगी, वो होने नहीं देगी। नहीं तो वॉर में तो ये तो होगा ही। वो इक्विपमेंट देते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं आएगा तो ये तो लंबा खींचेगा। तो सवाल ये है कि यदि मैं मिस्टर पुतिन होता तो मैं इन 4 क्षेत्रों को इंक्लूडिंग क्रीमिया को पूर्ण रूप से और बाखमुत उसको पूरी तरह से सिक्योर करता, और उसके बाद डिप्लोमेटिक एंगल पे हम थ्रेटनिंग कर कॉल देते हैं। इसीलिए ये सवाल हम पूछ रहे थे। भी सही है कि इट्स नॉट ओनली रशिया वर्सेस यूक्रेन, इट्स रशिया वर्सेस नेटो ना। इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कब्जा भी कर लिया तो क्या अगर वहां पर वो पीसफुली रूल नहीं कर पाए तो, अगर ये वॉर की सिचुएशन बनी रह गई तो फिर इस कब्जे का क्या रेलेवेंस होगा?